गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान में पढ़ने जा रहे हैं औरतों ने बदली दुनिया का भाग 1। ठीक है, ये कक्षा 7 का अध्याय है, 5वां अध्याय है कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का। जैसा कि हमें नाम से विदित हो रहा है, इसके नाम से कि औरतों ने बदली दुनिया भाग 1, यानी औरतों ने किस प्रकार से दुनिया को बदला है। देखो, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि किस प्रकार से महिला और पुरुषों के साथ में क्या किया जाता था, लैंगिक के आधार पर उनसे समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था। महिलाओं को क्या है, न्यून दृष्टि से देखा जाता था और महिलाओं को जो कार्य पुरुष करते थे उनको करने की मनाही थी। इस प्रकार से क्या है, महिलाओं का शोषण किया जाता था। उसके लिए माना जाता था कि महिलाएं केवल घर में रह करके ही घर का कार्य कर सकती है और उनका ये मानना था कि जो घर के कार्य है केवल महिलाओं के लिए बने, पुरुषों का कार्य केवल क्या है, बाहर जाकर के और उनकी कमाई करके ला करके देने का कार्य है। तो महिलाओं को क्या समझाया जाता था, निमित्त। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं औरतों ने बदली दुनिया, यानी जो महिलाएं, आज आपने देखा है कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान से संबंधित क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा से संबंधित क्षेत्र हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, आज महिलाएं क्या है उसमें आगे बढ़ गई है। महिलाओं ने अपना खुद का, औरतों ने अपना स्वयं का स्थान बनाया है। तो औरतों ने बदली दुनिया, इसका भाग 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो बच्चों, आज महिलाएं शिक्षा प्राप्त करके महिलाएं शिक्षित होकर के, शिक्षा प्राप्त करके नए अवसर निर्मित कर रही है, निर्मित कर रही है। और हाल के वर्षों में महिलाओं ने आंदोलनों द्वारा क्या किया है, भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने विभिन्न प्रकार के किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में भी संक्षेप में जानेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, आज महिलाएं शिक्षा प्राप्त करके नए अवसर निर्मित कर रही है। हाल ही के वर्षों में महिलाओं ने आंदोलनों के द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में संक्षेप में जानेंगे कि क्या क्या महिलाओं ने किस प्रकार से प्रयत्न करके और भेदभाव को चुनौती दी है जो उनके साथ में किया जाता था कि पुरुष
पुरुषों का वर्चस्व ज्यादा है, महिलाओं का वर्चस्व कम है। तो इसके लिए उन्होंने कई आंदोलन किए, कई संघर्ष किए और उसके लिए जो प्रयत्न किए उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार से अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं कि कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। इसका जो टॉपिक है, अवसर कम है और अपेक्षाएं क्या है, ज्यादा है। कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। अपेक्षाएं कैसी है, कठोर है, और अवसर क्या है उनके सामने, कम है। किसके सामने, महिलाओं के सामने। देखो जब भी हम किसी पायलट के रूप में के बारे में बात करते हैं तो हमें पुरुष पायलट का चेहरा सामने दिखता है। अगर मान लीजिए आप किसी से पायलट के बारे में बात करेंगे तो आपको एकदम से महिला पायलट के बारे में नहीं आएगा उसका चेहरा सामने, आपको एक पुरुष का चेहरा सामने नजर आएगा। तो इससे यह है कि ऐसी मान्यता मानी जाती है कि जो महिलाएं हैं वो पायलट के रूप में कार्य नहीं कर सकती, बल्कि पुरुष है वो ही कर सकते। लेकिन बच्चों आज महिलाएं पुरुषों से ज्यादा ये कार्य कर रही है। तो महिलाओं ने क्या कर दी है, बिल्कुल इससे विपरीत कार्य किया है। और घर के बाहर में महिलाएं कुछ खास तरह के काम अच्छी तरह से कर सकती है। घर के बाहर भी कुछ महिलाएं खास तरह के कार्य अच्छी तरह से कर सकती है, अच्छी तरह से कर सकती है। जैसे कई महिलाएं बहुत अच्छी नर्स बन सकती है। उदाहरण के लिए कई महिलाएं अच्छी नर्स बन सकती है। अच्छी क्या बन सकती है, नर्स बन सकती है। और क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती है। जो महिलाओं का स्वभाव होता है बच्चों वो कैसा होता है, अधिक सहनशील और विनम्र होता है, क्योंकि वे अधिक नम्र व सहनशील होती है।
सहनशील होती है। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जा सकता है। परिवार में जो महिलाएं होती है वो नम्र और सहनशील होती है, हर प्रकार की जिम्मेदारी निभाने में सक्षम होती है। इसीलिए क्या कहा गया है कि महिलाएं एक अच्छी नर्स बन सकती है। क्यों बन सकती है? क्योंकि उनका स्वभाव नम्र और सहनशील होता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के द्वारा तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि जो विज्ञान से संबंधित कार्य है वो महिलाएं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो तकनीकी कार्य होता है वो महिलाओं के द्वारा संभव नहीं हो सकता। लेकिन ये गलत है धारणा। महिलाएं क्या कर सकती है? तकनीकी कार्य भी और विज्ञान से संबंधित कार्य भी कर सकती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसी में। हाँ, इसी में हम आगे क्रम बढ़ते देखेंगे। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए जो लड़कियां डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहती है, बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता है। वह सहयोग नहीं मिल पाता है। ठीक है, आप वो अध्ययन करना चाहती है, बहुत सी लड़कियां डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहती है, लेकिन जो रूढ़िवादी धारणाएं हैं लोगों की, उसके रहते हुए उनको कोई किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिल पाता है। और जो लड़कों को मिलता है, जो कि किसे मिलता है? लड़कों को मिलता है, वो सहयोग लड़कियों को नहीं मिल पाता है। इसलिए अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद जब उनकी स्कूल की शिक्षा क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। मतलब जब वो स्कूल पूरा कर लेती है अपना 12वीं क्लास तक, स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद
इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य मान ले। वे शादी को अपने जीवन का लक्ष्य मान ले। मतलब उनसे कहा जाता है कि आपने विद्यालय की शिक्षा पूरी कर ली है और अब आपका जो अगला लक्ष्य है वो क्या है, शादी करना। मतलब उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। जो लड़कियां डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहती है उनको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना करके उनसे ये कहा जाता है कि आपने अब विद्यालय या स्कूली शिक्षा पूर्ण कर ली है, तो अब आपको क्या करना है, आपका जो अगला लक्ष्य है वो क्या करना है, जीवन में सिर्फ आपको शादी करनी है। आपका जो लक्ष्य है जीवन का वो क्या है, शादी करना है। लेकिन क्या है, लड़कियां आगे बढ़ना चाहती है, पढ़ना चाहती है और नए नए क्षेत्रों में अपना नाम आगे करना चाहती है। तो उनको लेकिन क्या नहीं मिलता है, सहयोग प्राप्त नहीं होता जिस प्रकार से लड़कों को सहयोग प्राप्त होता है। आगे इसमें देखेंगे, यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां पर हम इस प्रकार के समाज में रह रहे हैं जहां पर क्या किया जाता है, लड़कियों को लड़कों से कम आंका जाता है। ठीक है, यह है समझना आवश्यक है कि यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं, हम रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है, दबावों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, चारों ओर जो दुनिया के दबाव है, समाज के दबाव है, उनका सामना करना पड़ता है। कभी ये दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के, कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षा बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है। के रूप में होता है और तो कभी हमारे जीवन ही ये हमारे अपने मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण
चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। पैदा हो जाता है तभी तो ये हमारे जो परिवार के लोग हैं, हमारे चारों तरफ बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबाव का सामना करना पड़ता है। कभी ये दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है, यानी बड़े लोग हैं वो हमसे क्या करते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है। और तो कभी ये हमारे अपने मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने से भी पैदा हो जाता है। ठीक है, और लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले। ये माना जाता है कि लड़कों को ऐसी नौकरी करनी चाहिए जिससे कि उन्हें क्या प्राप्त हो सके, अधिक वेतन प्राप्त हो सके और वे अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सके। तो ऐसी मान्यता है कि जो लड़कियां हैं वो तो क्या करें, शादी करके चली जाए, और लड़कों के ऊपर क्या बना रहता है, दबाव बना रहता है अपने बड़ों का, अपेक्षाओं का, कि वो क्या करे, बड़े होकर के पढ़ लिख करके ऐसी नौकरी प्राप्त करे जिससे कि उन्हें अच्छी आमदनी प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार के दबाव पैदा होते हैं और यदि लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते तो उन्हें चिढ़ाया जाता है। ठीक है, और बचपन में रोना। अब आता है परिवर्तन के लिए सीखना। अब क्या आता है, परिवर्तन के लिए सीखना, मतलब उनके ऊपर इस प्रकार से दबाव डाल दिया जाता है। अगर मान लीजिए वो लड़कों की जैसे व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें क्या कर दिया जाता है, चिढ़ाया भी जाता है। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है परिवर्तन के लिए सीखना, कि हमें परिवर्तन करने के लिए सीखना चाहिए। परिवर्तन के लिए सीखना। परिवर्तन के लिए सीखना, कि परिवर्तन क्या होता है, किस प्रकार से सीखा जाता है। देखिए, स्कूल जाना, जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाना आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण क्या होता है, हिस्सा है। जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतलब स्कूल जाना आपके जीवन का क्या बन गया है, एक हिस्सा बन गया, महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आपको स्कूल जाना है, स्कूल जाकर के क्या करना है, शिक्षा ग्रहण करनी है। जैसे जैसे हर साल अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश लेते हैं, ठीक है, बच्चे क्या लेते हैं, प्रवेश ले रहे हैं, तो हम सोचने लगे कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। लेते हैं तो हम सोचने लगेंगे कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। एक साधारण बात है, मतलब
हम ये सोचेंगे कि स्कूल जो जा रहे हैं हम, वो क्या है, एक साधारण बात है। हम सोचेंगे सब बच्चों के लिए स्कूल जाना क्या है, एक साधारण बात है। जब हमें लगेगा कि विद्यालय में क्या होता जा रहा है, अधिक से अधिक बच्चों का प्रवेश होता जा रहा है, बच्चे एडमिशन ले रहे हैं अधिक से अधिक, तो हम ये मानेंगे कि स्कूल जाना एक साधारण। आज हमारे लिए कल्पना करना भी कठिन है। आज हमारे लिए यह कल्पना करना भी कठिन है कि यह कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना, कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना व पढ़ना, स्कूल जाना व पढ़ना पहुंच के बाहर की बात है, पहुंच के बाहर की बात है, या अनुचित बात भी मानी जा सकती है, या अनुचित बात भी मानी जा सकती है। देखो बच्चों, हम विद्यालय जाते हैं, रोज हर बच्चा विद्यालय जाता है, इसका महत्वपूर्ण अंग होता है। जैसे जैसे हर साल अधिक से अधिक प्रवेश होते हैं, एडमिशन होते हैं बच्चों के, तो ऐसा माना जाता है कि अब बच्चे क्या है, पढ़ाई की तरफ ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो रहे हैं और उनके जो माता पिता है वो भी उनको स्कूल भेजने के लिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में तैयार है। तो हमें ये साधारण सी बात लगने लग जाती है। लेकिन फिर भी हम देखें तो कुछ तबके के लोग ऐसे हैं जो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं और जो स्कूल नहीं आकर के पढ़ाई की पहुंच से भी क्या है, वो बाहर है। वो हमें दिखता नहीं है, क्योंकि हमें तो यही दिखता है कि अधिक से अधिक बच्चों ने क्या लिया है, प्रवेश लिया है, एडमिशन लिया है, तो बच्चे क्या हो गए, अधिक से अधिक मात्रा में पढ़ने आए। लेकिन अभी भी ऐसे कई जगह पर ऐसे बच्चे हैं जिनको जो क्या करते हैं, स्कूल नहीं जाते बल्कि अपने काम पे जाते हैं और अपने घर का खर्च चलाते हैं। तो अगर हमें ये सामने आए, हमारे सामने कि कुछ बच्चे पढ़ाई की पहुंच के बाहर है, तो हम इसको क्या मानेंगे, अनुचित बात मानेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे सामने तो ये आ रहा है कि बच्चे क्या ले रहे हैं, अधिक से अधिक मात्रा में प्रवेश ले रहे हैं। ठीक है, इसी को आगे कंटिन्यू करते देखेंगे। इसीलिए क्या होता जा रहा है कि कई बच्चे पढ़ाई से, कई बच्चे वंचित भी रहते जा रहे हैं, और उनके परिवार में होता है, उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। ठीक है, लड़कों को तो क्या है, पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, और जो लड़कियां होती थी उनको पढ़ाई से क्या रखा जाता था, वंचित रखा जाता था। उनके जो घर के बुजुर्ग हैं वो लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए नहीं भेजना चाहते थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ तक कि मतलब लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी कि लड़कियां कोई अक्षर तक भी सीख ले। ऐसा माना जाता था कि वो घर का काम करे और घर का काम करने के बाद में क्या, जब वो बड़ी हो जाए तब उनका क्या कर दिया जाएगा, विवाह कर दिया जाएगा। इसलिए उनको एक अक्षर तक भी सीखने नहीं दिया जाता था। यहाँ तक उन परिवारों में, यहाँ तक कि उन परिवारों में, यहाँ तक कि उन परिवारों में जहाँ पर क्या है, कुमारी है, ठीक है, बुनकर है, ऐसे जो समाज थे, ऐसे जो परिवार थे, और हस्तकला सिखाई जाती थी, और हस्तकला सिखाई
जाती थी। ठीक है, क्या सिखाई जाती थी? हस्तकला सिखाई जाती थी। ये साधारण था कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक सीमित था। लड़कियों व औरतों का काम केवल सहायता करने तक था। मतलब औरतें इस कार्य को सीख नहीं सकती थी, वे केवल क्या कर सकती थी? पुरुषों की मदद कर सकती थी। इन परिवारों में जहाँ पर कुम्हार होते थे, बुनकर होते थे, हस्तकला सिखाई जाती थी, तो वहाँ पर लड़कियों और महिलाओं से केवल क्या ली जाती थी? सहायता ली जाती थी। उनको किसी प्रकार से वहाँ पर सिखाया नहीं जाता था। और कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्रित करती थी, बर्तन बनाने के लिए इसे तैयार करती थी। चूंकि वे चाक नहीं चलाती थी, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। मतलब वो मिट्टी इकट्ठा करती थी और अन्य कार्य करती थी, लेकिन वो चाक नहीं चलाती थी। क्यों? ऐसा माना जाता था कि औरतें चाक नहीं चलाती, केवल जो कुम्हार होता है, पुरुष कुम्हार होता है, वो ही चाक चला सकता है। ये इसके मैंने एक उदाहरण के रूप में आपको बताया है कि वो ये काम कर सकता है। 19वीं शताब्दी में शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। 19वीं शताब्दी में शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। ठीक है, कई 19वीं शताब्दी में शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए। जो विद्यालय चल रहे थे वो और भी ज्यादा अधिक प्रचलन में आ गए, अधिक चलने लग गए। और वे समाज जिन्हें स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लग गए। वो जो समाज थे जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा था, वो अपने बच्चों को जब स्कूल नहीं भेजते थे, वो स्वयं नहीं पढ़े थे, वो क्या करने लग गए? अब अपने बच्चों को स्कूल भेजने लग गए। यानी परिवर्तन आने लग गया। क्या आने लग गया? परिवर्तन आने लग गया। और लड़कियों की शिक्षा को लेकर के बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने का भी प्रयत्न किया। मतलब लड़कों को तो भेजने लगे हो विद्यालय, लेकिन लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे। इसके लिए क्या हुआ? बहुत ज्यादा समाज में क्या हुआ? विरोध हुआ कि आप लड़कियों को क्यों नहीं भेजते? लड़कियों को वो इसलिए नहीं भेजना चाहते थे कि उनका ये मानना था कि लड़कियां लड़कों के साथ में विद्यालय में नहीं पढ़ेगी। इसलिए महिलाओं की शिक्षाओं के लिए कई जो समाज सुधारक थे, उन्होंने अलग से विद्यालय खोलना प्रारंभ कर दिया था और स्त्रियों को पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। ठीक है, ऐसे ही एक थी रामचंद्री देवी, 1800 से 1890 का अनुभव पढ़े। 200 पश्चिमी बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बंगला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा था कि भारतीय महिला ने पहली आत्मकथा थी। उन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी वो पहली आत्मकथा थी। मतलब उस महिला को क्या था? पढ़ना लिखना आता था। और राजसुंदरी देवी धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की पढ़ लिखती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है। ऐसा माना जाता था उस समय। जब उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी तो ऐसा माना जाता था कि सारा लड़कियां पढ़ लेती है तो लड़कियां अपने पति के लिए क्या लेके आती है? दुर्भाग्य लाती है। ऐसी मान्यता थी और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही चुप चुप कर लिखना पढ़ना सीखा। उन्होंने क्या करा? ऐसा माना जाता था लेकिन फिर भी वो क्या करती थी? चुप चुप करके पढ़ती लिखती थी। तो समाज में ऐसी कुरीतियां जाती थी। ठीक है, और इसके बाद में जो उन्होंने अपने जीवन के अवसरों से
रामसुंदरी देवी ने अपने जीवन के अवसरों से और धीरे धीरे इन मान्यताओं को उन्होंने खत्म करा और स्त्री शिक्षा की तरफ उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया। स्त्रियों को पढ़ाने के लिए वो क्या करती थी, धीरे धीरे उन्होंने क्या करना शुरू करा, जागरूकता पैदा करना शुरू करी और अपने घर पर जाकर धीरे धीरे छोटी छोटी लड़कियों को पढ़ाना प्रारंभ कर दिया, स्त्री शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह से परिवर्तन से उन्होंने क्या करा, सीखा। ठीक है। और बाद में एक समय जब मैं रसोई में बैठी भोजन कर तो उनके पति सबसे बड़े बेटे से कहते सुना, मैंने अपनी चैतन्य भागवत क्या छोड़ी है, जब मैं मंगाऊं तो उसे अंदर ले आना। ठीक है। और मैं पुस्तक छोड़ करके चले गए। इसके रामसुंदरी के प्रति एक घटना बताई जा रही है। ठीक है। और क्योंकि किसी को भी मैं मेरे हाथ नहीं दिखना चाहिए था, मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय कार्ड के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। उसमें से भी मैंने एक चीज बात किया, जब मौका मिला तो मैं जाती और उस अक्षरों से क्या करती थी, वो पढ़ाई करती थी। देखो मतलब उन्होंने किस तरह से पढ़ाई की। उनका जब बड़ा बेटा पढ़ रहा था तो वो क्या करती थी, उनके कुछ पत्तों को छुपा करके उसका अभ्यास करती थी, लिखती थी। ठीक है। और उसको पढ़ती थी। इस तरह से उन्होंने कोशिश, लंबे समय की कोशिशों के बाद में पढ़ना लिखना सीखा। ठीक है। और उन्होंने साथ ही साथ अपने दैनिक जीवन के अनुभवों का भी विस्तार से वर्णन किया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि औरतों ने धीरे धीरे मतलब 1800 से लेकर के और जो 1800 लेकर के 1890 तक का समय था, उसमें रामसुंदरी जैसी लड़की ने क्या करा, परिवर्तन लाने की कोशिश करी। तो इस तरह क्या हो गया, समाज में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। अब जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय, उसके बारे में हम अगले इसमें पढ़ेंगे वीडियो में। यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया उसको आप पढ़ना समझना। ठीक है। और कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।